आजकल आप लोग एक टर्म बहुत ज़्यादा सुन रहे हो और उस टर्म का नाम है रेसेशन। सब हमें पूछ रहे हैं क्या रेसेशन आने वाला है, क्या रेसेशन आने वाला है। तो पहले एक बार समझ लेते कि रेसेशन होता क्या है और उसके बाद समझेंगे कि रेसेशन आ रहा है क्या, एंड देन और अगर सही में रेसेशन आ गया तो कितना बड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सो आइए शुरू करते हैं व्हाट इज रेसेशन के साथ। रेसेशन होता क्या है, ये टर्मिनोलॉजी एग्जैक्टली क्या डिफाइन करती है। रेसेशन होता है अगर कोई भी दो कंसिक्यूटिव क्वार्टर्स, मतलब दो क्वार्टर्स, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर, तो 3-3 महीने का ऐसे दो क्वार्टर है जहां पे आपका जीडीपी रादर देन ग्रोइंग अगर डिक्लाइन होता है, मतलब कम होता है, तो फिर उसे कहा जाता है रेसेशन। मतलब इन अ वे आपकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो अब ये कब हुआ था, ये 2008 में हुआ था, एंड अभी 2020 में जब पैंडेमिक आया था, जब वर्ल्ड ओवर जो लॉकडाउन्स लगे थे उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट ठप हो गई थी। मतलब कहीं कहीं पे तो फॉल्स जो थे 24% to 50% तक वर्ल्ड ओवर में जीडीपीज गिरे थे इकोनॉमीज में। तो वहां पे टेक्निकली दो क्वार्टर्स निगेटिव हुए एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ रेसेशन। अब वही बातें वापस फिर से एक बार शुरू हो चुकी है। यूएस की जो इकोनॉमी है ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर में वो डिक्लाइन हो चुकी है, तो अगर एक बार फिर से वो डिक्लाइन होती है तो फिर माना जाएगा कि यूएस इज इन रेसेशन। अब इंडिया की इकोनॉमी रेसेशन में जाएगी क्या? आई सीरियसली डाउट कि ऐसा कुछ यहां पे होने वाला है। दो ग्रोथ रेट्स जो है वो थोड़े से इंपैक्ट हो सकते हैं। रीजन बिहाइंड दैट ग्रोथ रेट इंपैक्ट होने का रीजन ये है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारे ट्रेड डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई सम स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पॉसिबल, बट रेसेशन इन ऑल दोज थिंग्स इन इंडिया इज नॉट पॉसिबल, ऐसा मुझे अभी यहां पे लग रहा है। अब लास्ट टाइम जो रेसेशन इंडिया में भी देखा था हमने 2020 में, रीजन क्या था? रीजन ये था क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीटली शट हो चुकी थी, 45 डेज के लिए हमने इकोनॉमी बंद रखी थी, एंड दैट्स व्हाई उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट हमने जीडीपी के डिक्लाइन में भी देखा था। अब मैंने एक आज फ्लो चार्ट समझाया था ट्विटर पे कि कैसे राइजिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। इंटरेस्ट रेट्स जब आप बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड, वो कम हो जाएगी। प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट जीडीपी पे हो सकता है। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से और ज्यादा लोअर डिमांड हो जाएगी। अब लोअर डिमांड अगर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बातें जो है वो रेसेशन की हो सकती है। अब उसको आउट ऑफ दैट निकालने के लिए फिर से क्या करना पड़ता है? फिर से इंटरेस्ट रेट जो बढ़ चुके थे उनको नीचे लाना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट नीचे जब लाए जाते तो डिमांड फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है। डिमांड फिर से बढ़नी शुरू हो गई तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया तो फिर रिवाइवल आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एंड दैट्स हाउ जीडीपी बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर जीडीपी बढ़नी शुरू हो जाती है, कंजम्पशन बढ़ जाता है। कंजम्पशन बढ़ जाता है तो फिर से एक बार इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने ही पड़ते। सो दिस इज अ साइकिल जो हमेशा सर्कल है ये, जिसमें ये चीजें चलती रहेंगी। अब अच्छी तरीके से अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैनेज किया, इन्फ्लेशन को सही तरीके से कंट्रोल किया, इंटरेस्ट रेट्स को सही तरीके से बढ़ाया या कम किया, तो नॉर्मली चीजें आउट ऑफ वे नहीं जाती है। बट पैंडेमिक के बाद जिस तरीके से क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई, जिस तरीके से पैसा प्रिंट हुआ, वहां पे लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई, तो वो जो इन्फ्लेशन बढ़ गया वो डिमांड साइड से बढ़ गया। ऊपर से कोविड अब चाइना में जिस तरीके से बढ़ रहा है, वहां पे सप्लाई साइड में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे। सो डिमांड बढ़ चुकी थी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा था। अब सप्लाई कम होने की वजह से फिर से एक बार वहां पे डिमांड सप्लाई का इक्वेशन खराब है, एंड दैट्स व्हाई प्राइसेस गोइंग अप। सो ये सारी चीजें अभी प्ले आउट हो रही है, एंड दैट्स व्हाई रेसेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो मतलब यूएस में ही आएगा, इंडिया में तो नहीं आएगा। तो उसका कुछ कैस्केडिंग इंपैक्ट कुछ क्वार्टर्स के लिए हो सकता है। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप इसको देखना चाह रहे हो
तो द बेस्ट पार्ट जो मैंने सर्कल बनाया था पूरा, वो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, रेसेशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उसमें एक ही चीज़ समझ में आती है, स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग हमने हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है उसकी तरफ जो इन्वेस्टमेंट की हमने डायरेक्शन ली है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, बहुत बार आपको ऐसे इन्फ्लुएंसेस मिल सकते हैं कि नहीं आपने अभी बेच देना चाहिए, फिर आप इन्वेस्ट कीजिए, अभी मार्केट 16,000 पे है, मार्केट 13,000 तक भी जा सकता है, तो आप अभी निकाल दीजिए, 13,000 पे जब जाएगा तब इन्वेस्ट कीजिए। एक बात समझिए, जब 16,000 पे मार्केट है तो आप इतने पेसिमिस्टिक हो, जब ये अगर ये मार्केट 14,000 13,000 तक नीचे जाता है तो आप समझिएगा कि आपकी पेसिमिज्म की जो लेवल होगी वो इससे भी ज़्यादा होगी। तो क्या सही में आप वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करोगे? हो सकता है उस 13,000 14,000 पे आपको कोई ज्ञानी बाबा मिल जाएंगे और वो बोलेंगे कि मार्केट 10-11,000 तक भी जा सकता है। फिर आप क्या करोगे? क्या उसी की राह देखोगे? नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जब ऐसी चीज़ें होती है, जब मार्केट्स गिरते हैं, नए नए प्रेडिक्शंस आते हैं, सो 13,000 पे अगर मार्केट गया, वहाँ पे पेसिमिज्म और ज़्यादा होगा, तो आप तब इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप इन्वेस्ट कब करोगे बताऊं? जब ये 13,000 से वापस मार्केट 17-18,000 आएगा ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और इसीलिए मैं बोलता हूं, डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। SIP वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, ऐसा मुझे लगता है। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।